नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी हार पर हार और फिर ईवीएम राग। जी हाँ, एक बार फिर कांग्रेस का ईवीएम राग शुरू हो गया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लिहाजा कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। इसके लिए वो देश भर में यात्रा भी निकालेगी। हालांकि अब बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस जीतती है तो उसे ईवीएम में गड़बड़ी नज़र क्यों नहीं आती। क्या ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर कांग्रेस नेता हार की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार के बाद फिर ईवीएम का रोना कांग्रेस ने शुरू कर दिया। चुनाव अब बैलेट पेपर से हो, इसके लिए कांग्रेस देश भर में अभियान चलाएगी और यात्रा निकालेगी। कांग्रेस ने ये फैसला तब लिया है जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तो ये तक कहा कि चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते। अब कांग्रेस का भी हाल कुछ ऐसा ही है। हालांकि इस अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस का क्या कहना है वो जान लेते हैं। कोई यंत्र एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो उसका गलत उपयोग करता है, तब वो खतरा बन जाती है वही चीज़। और अगर सही उपयोग किया जाए, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही उपयोग और गलत उपयोग, अब नियम कानून संविधान ये सब चीज़ें तो भाजपा से कोसों दूर, इस वजह से उसका गलत उपयोग हो रहा है। आपकी जो कमांड है, एक आपकी बैलेट वाली है, एक वीवीपैट है। वीवीपैट के माध्यम से उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं। लिहाजा बीजेपी ने उसकी मांग पर फिर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस जब जब हारती है उसे ईवीएम में गड़बड़ी दिखने लगती है। बीजेपी ने तो ये तक कहा कि ईवीएम से ज्यादा कांग्रेस को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्यों जनता का भरोसा उन पर से उठता जा रहा है। तो अभियान चलाए जनता, तो उनको जनता की नज़र से तो वो इसी प्रकार के बयानों के कारण उतर गए हैं। जब वो चुनाव जीतते हैं, जब लोकसभा में 99 सीट मिली तो पटाखे फोड़ रहे थे। उस समय तो ये नहीं कहा कि हमें जो 99 सीट में हम जीते हैं वो सही गलत जीते हैं। तो जब वो जीतते हैं तो ईवीएम सही होता है, और जब वो हार जाते हैं बुरी तरह तो उसके बाद इस प्रकार की बातें करते हैं जिसको देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सीटें बढ़ी तो कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन अब बैक टू बैक हार मिलने के बाद फिर कांग्रेस का ईवीएम राग शुरू हो चुका है और वो बैलेट पेपर की मांग पर अड़ गई है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग कई बार उन दलों को बुला चुका है जो ये साबित कर सके कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। बस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती रही। खैर, अब कांग्रेस की बैलेट पेपर की मांग और उसका अभियान आने वाले दिनों में देश के साथ प्रदेश की राजनीति पर कैसा असर डालेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो ईवीएम को लेकर इस मचे रार को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और ये एक परंपरा बन गई है कि अगर जीते तो हमारी नीतियों की जीत है, जनता ने हम पे भरोसा जताया, और अगर हार गए तो ईवीएम की खामी है। उसी समय पे हरियाणा का चुनाव होता है, उसी समय पे जम्मू कश्मीर। ईवीएम जम्मू कश्मीर में अच्छी होती है क्योंकि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता देती है, लेकिन हरियाणा में बुरी हो जाती है क्योंकि बीजेपी जीत जाती है। वही ईवीएम महाराष्ट्र में बुरी हो जाती है कांग्रेस के लिए क्योंकि वो हार जाते हैं, लेकिन झारखंड में अच्छी हो जाती है कि वो मोदी की नीतियों के खिलाफ जनता का मैंडेट उसको बताया जाता है, कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई के छापे जो पड़वाए गए और एक आदिवासी नेता को गलत तरीके से जेल में भेजा गया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और अब फिर कांग्रेस कह रही कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी
भारत जोड़ो, उसी तर्ज पर वो ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालेगी और बैलेट पेपर से उसके चुनाव की मांग करेगी। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस जहां हारती है वहीं वो ईवीएम पर सवाल उठाती है। अभी ये जो हाल ही चुनाव हुए, उनको झारखंड में कोई शिकायत नहीं है। जिन 4-5 सीटों पर कर्नाटक में चुनाव हुए वहां कोई शिकायत नहीं है, केरल में चुनाव हुए वहां कोई शिकायत नहीं है। केवल उनको अगर शिकायत हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रही है और महाराष्ट्र विधानसभा पर हो रही है, क्योंकि वहां वो लोग हार गए। जो भी कभी हारता है, पिछले आप 20 साल में देख लीजिए, जो भी चुनाव हारा है उसने ईवीएम पर लगाया है। 2009 में अडवाणी जी ने भी कहा था कि ईवीएम ने कुछ गड़बड़ी हुई है। तो जो भी चुनाव हारता है वो ईवीएम पर चुनाव लगाता है। चुनाव आयोग ने, जैसा कि आपने अपने पैकेज में भी दिखाया है, कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो जो शिकायतें हैं उनको सड़क पर करना, उनको कोई सुप्रीम कोर्ट में वो प्रमाण नहीं देना कि गड़बड़ी ऐसी होती है, चुनाव आयोग को कोई प्रमाण नहीं देना कि गड़बड़ी ऐसी होती है, न वो टेक्नोलॉजी बताना, केवल मीडिया में आना और जनता के बीच में भ्रम फैलाना। मुझे लग रहा है कि चूंकि कई बार किसी के पास कोई सकारात्मक काम नहीं होता तो वो नकारात्मक काम निकाल लेता है। कांग्रेस को इस समय वाकई उसको अगर देखना चाहिए तो कहीं ना कहीं अपनी अंदरूनी तौर पर देखना चाहिए। एक समय हुआ करता था कि कांग्रेस लीड करती थी, अब अगर कितने प्रांतों में है वो दूसरे के पीछे चलती, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है तो वो साइकिल पर सवार होकर चली। आप कल्पना कर सकते हैं महाराष्ट्र में भी अगर आप देखो तो वो आश्रित रही शरद पवार के और उद्धव ठाकरे के। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को बिहार है, तमिलनाडु है, कई सारे राज्य उदाहरण विशेषकर नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल आपने सही कहा। तो उनको अपनी नीतियों पर विचार करना और बैलेट पेपर पर चुनाव होना, यानी कागज से कितने पेड़ों को नुकसान होगा। वैसे ही पर्यावरण बिगड़ रहा है भारत का, रोज खबरें आ रही हैं कहां पर कैसा हो रहा है। बजाय वृक्षारोपण पौधरोपण करने के, और अगर हम ये करेंगे तो लाखों करोड़ों पेड़ में कागज में बर्बाद होंगे। मैं समझता हूं ये कांग्रेस की केवल और केवल सड़क पर प्रदर्शन करने की, क्योंकि अब वो दो ही चीजों पर करेंगे जो मुझे लग रहा है, एक ईवीएम पर करेंगे और दूसरी वो जातीय जनगणना को फिर उठाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि केवल अपनी हार को छुपाने के लिए सारी बात है ये। बिल्कुल। तो प्रभु जी, हार को छुपाने की बात है, लेकिन बार बार ये जिक्र किया जाता है कि 2009 के चुनाव की हार के बाद कि जीवीएल नरसिम्हन ने किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना लालकृष्ण आडवाणी लिखते हैं, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन बाद में ये अधूरा ये नहीं बताया जाता है जो दर्शकों को बता दे कि उस समय भी चुनाव आयोग ने चैलेंज दिया था कि आप साबित कीजिए, लेकिन बीजेपी ने फिर स्वीकार किया था कि हाँ उनसे गलती हुई है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। 2017 में जब पंजाब और गोवा में आम आदमी का हार जाती है तो वो भी कहते हैं ईवीएम को हैक कर देंगे। चुनाव आयोग सबको बुलाता है, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं एक दूसरी डेमो मशीन ले आकर उसको हैक करने का, लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर कोई नहीं जाता है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी जब पंजाब में सरकार बना लेती है, दिल्ली में लगातार 3 बार सरकार बना लेती है, वो उस मुद्दे पर चुप हो जाती है और अब फिर से कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर यात्रा निकाल रही है। तो बेहतर ये है ना कि अब जनता के बीच अपनी नीतियों को लेकर जाए बजाय इसको कि ईवीएम को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी गए तो आप देखिए वो 99 तक पहुँचे ही सही। देखिए मनोज जी, जो जीवीएल नरसिम्हन का आपने जिक्र किया, जीवीएल नरसिम्हा राव, वो जो है मेरे ख्याल से उस जमाने में बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं थे। बिल्कुल। और वो जो है सेफोलॉजिस्ट थे, हाँ, सेफोलॉजिस्ट थे वो, और वो बुरी तरह फेल हुए थे। मध्य प्रदेश में भी वो सेफोलॉजिस्ट का काम कर चुके थे और मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री के वो जो है पार्टी से ऊपर से दबाव बना के एडवाइजर भी बने थे, लेकिन वो कभी भोपाल आए नहीं, वो दिल्ली में ही बैठा करते थे और कहीं बैठा भी करते थे कि नहीं ये भी किसी को नहीं पता है। तो वो एक इस तरीके के व्यक्ति रहे हैं। अब वो जो व्यक्ति जो खुद अपने लिए जगह खोज रहा हो, पार्टी में तलाश रहा हो, तो उनने एक जो शिगुफा उड़ा, कहीं आडवाणी जी ने कह दिया, उनने उसको लेकर एक किताब लिख मारी। आडवाणी जी चूंकि वो उस लाइन को उठा रहे थे, उन्होंने प्रस्तावना लिख दी, वो चर्चा में आ गया। और अब वो जो करारी हार हुई थी, सबसे वो कोई टेक्नोक्रेट नहीं है जीवीएल नरसिम्हा राव, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर नहीं है, वो तो कोई बांध बनाने वाले इंजीनियर या पटवारी टाइम कीपर भी नहीं है मेरे ख्याल से वो, बिल्कुल, कि जिनको जरा सा भी तकनीकी ज्ञान हो। तो वो एक गैर तकनीकी ज्ञान वाला व्यक्ति एक ऐसी तकनीकी को जिसकी कि दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया कीर्तिमान रचने वाला एलन मस्क तारीफ कर रहा हो। बिल्कुल। आप गौर कीजिए, एलन मस्क ने अभी जो है अमेरिका के चुनाव होने के बाद बाकायदा ट्वीट करके उसने ये कहा कि वो भारत जैसा देश जहां पर कुछ घंटों में पूरे वोट करोड़ों वोट गिनती हो गई वोटों की, और अमेरिका में जो है 4-4 दिन हो गए अभी तक कैलिफोर्निया जैसे राज्य से वोट। दिलचस्प बात और उसमें भी कि एलन मस्क जब ईवीएम के खिलाफ बोलते तो विपक्ष उसको हाथों हाथ लेता है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद विपक्ष चुप्पी साध लेता है।
नहीं, एलन मस्क ने जब ईवीएम के बारे में बोला था तो भारत के ईवीएम के बारे में नहीं बोला था उसने, वो तो नहीं, लेकिन उसको यहाँ के विपक्ष ने हाथों हाथ लिया। हाँ, तो और उसके बाद वो इस तरीके की बात है, तो जो एक वो उस समय जब उन्होंने बोला होगा तब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी नहीं आए होंगे, अब वो आए, अब स्पेस टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक नया कीर्तिमान रच दिया स्पेस में जाने का। तो ड्राइवरलेस कार भी बना रहे हैं। अब वो जो इस तरीके के यदि विशेषज्ञों से बात करने वाला, जो चारों ये कहें दिन में 20 घंटे इंजीनियरों के साथ बैठने वाला व्यक्ति है, इसकी तारीफ कर रहा हो, तो आपको मानना चाहिए कि उसमें कोई खामी नहीं है। और रही बात चुनाव आयोग की, तो ईवीएम लाया कौन? कांग्रेस की सरकार लाई थी, 90 के दशक में उन्हीं के द्वारा ईजाद की गई थी, भारत में इंट्रोड्यूस की गई। इसको लागू किसने कराया? उन्हीं के द्वारा कराया। आपने इसी के दम पे यूपीए की 2-2 बार सरकार बनाई, आप इसी के दम पे कई राज्यों में सरकार बनाई, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपने सरकार बनाई। आप इसी के दम पे अभी जो बता रहे हैं कि हरियाणा में आप जो है वहाँ पे, झारखंड में आपने सरकार बनाई, मिलीजुली सरकार, पहले से ज़्यादा सीटें कर्नाटक में बनाई आपने सरकार, तो आप तेलंगाना में, तो आप सरकारें भी तो उसी से बना रहे हैं ना। आप ये तो बाइकआउट कर दीजिए, मुझे यदि ये सब्जी पसंद नहीं है या मुझे ये काम पसंद नहीं, मैं उस रास्ता पसंद नहीं, मैं उस रास्ते नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, आप ये कह दीजिए कि जब तक बैलेट पेपर नहीं आएगा तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, हम चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे। आप चुनाव भी लड़ते हैं, ईवीएम से जीतते हैं तो जश्न भी मनाते हैं, उसके बाद ईवीएम को जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोते हैं। ये जो घड़ियाली आंसू है राजनीतिक दलों के, इसको जनता समझती है, जनता में कोई भ्रम नहीं है ईवीएम को लेके। हम जो खबरें दिखाते हैं मनोज जी, यदि अभी हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव की देखी है, कहीं की भी देखी, कि किसी आदमी ने एक आदमी ने एक कागज दिखाया कि मुझे ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, मुझे वोट डालने नहीं दिया। अब क्या पता वो आईडी कार्ड क्या है क्या नहीं है, वो जो वो वहाँ पर जो वो पहले बोल रहा है, वोट डालने के पहले बोल रहा है, वहाँ पर जो है रजिस्टर में उसका नाम है कि नहीं है, तो वो चीज़ें वेरीफाई जब तक नहीं होगी, या आप गए वहाँ पर लाइन लगी थी, वापस आ गए, आधार कार्ड नहीं है आपका, कोई पहचान पत्र नहीं ले गए, आप जो जरूरी है नॉर्म्स का पालन नहीं किया, उसके बाद आप आके माइक पे चिल्ला दें मीडिया के सामने। और उसमें मजेदार है ना कि जिस सीसा मुंह सीट को लेके समाजवादी पार्टी हल्ला करी, वो तो खुद जीते हैं। तो मनोज जी, यहाँ ये है ना, कहने वाला एक व्यक्ति होता है, लेकिन वो जो हजारों लोग, लाखों लोग वोट डाल रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं कि उनको कोई गलती है। तो ऐसा गलती होती है जी। तो चुनाव आयोग ने कई बार कहा आप साबित कीजिए, ये कोई साबित करने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं आया। दिग्विजय सिंह भी बार बार कहते हैं कोई वहाँ पर साबित करने के नहीं पहुंचा। आप पदयात्रा निकालिए, चूंकि इनका जो एजेंडा है कांग्रेस का, चाहे वो जब शर्मा जी ने भी कहा जातिवाद जनगणना वाला मुद्दा है, चाहे ये ईवीएम हो, इसके जरिए आपको जनता के बीच में जाने का एक कारण खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस 10 साल की जो है केंद्र की सरकार में या राज्यों की बीजेपी की सरकार में आप कोई भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले वैसे नहीं लाए जैसे बीजेपी विपक्ष में रहते हुए आपकी सरकार के खिलाफ ले आई थी। बिल्कुल, वो वैसे मुद्दे लाए थे जो जनता में अपील करते थे। तो आप एक वैसा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करें, बिल्कुल वैसा ही है जब जो सीए आया था, तो सीए को ये फैलाया गया कि जो है वो एनआरसी लागू हो रही है पूरे देश में, गदर मचवा दिया देश को, नागरिकता से जोड़ दिया। अब सीए में कितने लोगों को फायदा पहुंचा? मेरे ख्याल से मुश्किल से 2000 लोगों को पूरे देश में अभी तक नागरिकता नहीं मिली होगी। लेकिन आपने उसको ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि एक बवाल देश में उत्पाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। तो ऐसे दलों पर चुनाव आयोग को भी सख्ती से निपटना चाहिए, केंद्र सरकार को भी निपटना चाहिए, और जनता तो सबक सिखाएगी ही। तो शर्मा जी, जनता तो सबक सिखा रही है, लेकिन सबक नेता नहीं ले रहे ना, क्योंकि आप बार बार या तो अपने कार्यकर्ता, अपने नेता और जनता की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि वो कार्यकर्ता नीचे मेहनत कर रहा है, एक राज्य में जिता देता है और दूसरे में हार जाते हो आप, तो आप कहते हो ईवीएम के कारण हारे। तो यानी एक राज्य का वोटर समझदार है आपके नज़रिए से, और आपके कार्यकर्ता और नेता ने मेहनत की, और दूसरे में आपके नेता ने या तो मेहनत नहीं की है। क्योंकि आप अगर क्रेडिट ले रहे हैं तो डिस्क्रेडिट भी आपको लेना चाहिए, जिम्मेदारी आप लीजिए ना। क्योंकि 99 तक आप पहुँचे हैं, तो अगर राहुल गांधी को क्रेडिट दे रहे हैं, उसी वायनाड में हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी 4 लाख वोट से जीत रही हैं, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। हम देख रहे हैं कि जो ममता बनर्जी सवाल उठाती ईवीएम पे, लेकिन बाई इलेक्शन में 6 की 6 सीटें जीत जाती हैं, वो उस पर सवाल नहीं। कर्नाटक के बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीतती है, यूपी में होता है तो समाजवादी पार्टी सवाल उठाने लग जाती कि हम तो 2 ही क्यों जीते। अरे भाई, आपको जनता के बीच जाइए ना कि क्यों आप इतनी सीटें हार रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की है, इस समय मैं ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व के स्तर पर जमीन से जुड़े और जमीन के सत्य पर अध्ययन करने वाले नेताओं का अभाव हो गया है। कहीं ना कहीं वो जो नेता इस समय के हैं, उनके पास एक ग्रुप रहता है, और ग्रुप रहता है तो कंप्यूटर से और ऑनलाइन उन्होंने कुछ निकाला, गूगल गुरु से उन्होंने समस्याएं निकाली, और उस आधार पर राजनीतिक दलों को दे रहे हैं। एक समय हुआ करता था कांग्रेस में और सारे लोगों में
वो जमीन के पीछे बैठते थे, दरी पर बैठते थे और लोगों से समस्याओं का पूछते थे, जन समस्याएं क्या हैं, और अध्ययन भी करते थे, लाइब्रेरी भी जाते थे। आप अगर देख लें इस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में देख लें या पार्लियामेंट में देख लें, कितने विपक्ष के लोग लाइब्रेरी में जाकर के अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करना, लोगों से मिलना, जमीन के सत्य को समझना, ये राजनीतिक दल इससे बहुत दूर हो गए हैं। सारे नेता इस समय हवाई बात को, और मीडिया में आना और कैमरे पर आना, सवेरे से उनकी एक चिंता होती है। आजकल हर नेता के पास 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदा मीडिया वालों को फोन करके बुला करके और उनको बाइट देना। इस समय जो प्रमुख जो उद्देश्य हो गया है उनका, ऐसी क्योंकि अब मीडिया में भी एक परिवर्तन क्या आया कि नकारात्मक बात को हाईलाइट करना और उसको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाना। तो नेताओं भी उसी दिशा की तरफ चलते चले जा रहे हैं। देश की समस्या क्या आ रही है, लोग की समस्या क्या आ रही है। अब आप देखिए कि एक समय जब लेकिन हुआ आप करता था, मीडिया का तो आपने जिक्र किया, लेकिन शर्मा जी स्थिति है वही ना कि राहुल गांधी जब भाषण दे रहे होते हैं तालकटोरा स्टेडियम में, लाइट चली जाती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो कहता है कि दलितों पर बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे 6 मिनट लाइट चली जाती है। 3000 साल से बोलने नहीं दिया जाता है। 3000 साल से, अब 3000 साल में मतलब 3000 साल पहले लाइट कहाँ थी? तो निश्चित रूप से ये जो इस तरह की हवाई बातें हुई, राजनीति इसी पर जा रही है। इसलिए सारे राजनीतिक दल हवा में ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जमीन बर्बाद करना। अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने, यद्यपि मैं सैद्धांतिक रूप से उस योजना के समर्थक नहीं हूं, उन्होंने एक लाडली बहना लेकर के आए। तो अब जिन जिन भी राज्यों ने, झारखंड में उन लोगों ने भी लागू की, जिन जिन राज्यों ने ये योजना लागू की उनको लाभ मिल गया। तो अब योजना अच्छी हो या बुरी हो, आपको वो योजना लाना जो जनता को टच करना, आपको वो बात कहना, वो सिद्धांत उठाना जो जनता को अच्छा लगे। तो कुल मिलाकर के इस समय अगर आपने कांग्रेस में देखेंगे तो सारा का सारा बिल्कुल हवाई जैसा का सारा मामला है। और इस चुनाव में अगर आपने देखा हो मनोज जी, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ऐसा लगता था उनके नेताओं के भाषण से और उनके प्रचार से, उनके सभाओं की अपील से, कि अगर केवल और केवल उन्होंने मुस्लिम वोट साध लिया तो वो चुनाव जीत लेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे महाराष्ट्र में। तो क्या इसका रिएक्शन दूसरों पर नहीं होगा क्या? तो लेकिन वहां भी एक बड़ा उदाहरण है कुंदर की सीट की 60% मुसलमान है और उसके बाद बीजेपी 1.25 लाख से जीत रही है वहां। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर के ये जो है, वहां पर क्या हुआ कि वहां पे 2 प्रकार के थे। तो जैसे कि वो जो राजपूत, बड़ी संख्या में जो राजपूत थे और जो कन्वर्ट हो गए थे, तो कहीं ना कहीं उन पर असर किया, और उस पर असर किया तो वो उनका वोट कहीं अलग चला गया। जैसे अभी तो इन सारी चीजों पर कांग्रेस को ये चाहिए, ये हवाई मुद्दे हटा करके जमीन के मुद्दों पर बात करें। आखिर वो क्या हो सकती है? मैं 2-3 नारे आपको बताता हूँ। एक समय कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि इंदिरा जी को लाओ और देश को बचाओ। तो देश की समस्याएं उसमें हाईलाइट हुई थी, उसमें बेरोजगारी भी थी, घुसपैठ भी थी, पाकिस्तान भी था। तो लोगों को लगा, एक बार उन्होंने नारा दिया कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। एक बार का नारा था कि गरीबी हटाओ। तो कुल मिलाकर के वो जो नारे सकारात्मक थे, इस पर बहस हो सकती है कि वो नारों पर काम कितना हुआ, उसके रिजल्ट क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं नारों में सकारात्मकता थी। इस समय कांग्रेस जितने नारे लगा रही है, सारे नकारात्मक नारे लगा रही है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जाति जनगणना वाला ये चल गया उनका लोकसभा में, लेकिन इसको जो पलट करके जो 2 नारे आए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे, तो उसमें उसकी लगभग उसकी हवा निकल गई उसकी। तो कुल मिलाकर के ये जो हवाई बातें हैं, इसके बजाय उनको जमीन पर आना पड़ेगा और ईवीएम की छोड़ करके उनको अपने पैरों की ताकत पैदा करना पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। अब जैसे राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, स्वाभाविक रूप से उस यात्रा का पड़ा। दिग्विजय सिंह ने यात्रा निकाली थी, तो नर्मदा जी की परिक्रमा की थी। 2018 में अगर उनका वोट बढ़ा है तो दिग्विजय सिंह को उस यात्रा के कार्यकर्ता चार्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जमीन से जुड़ी बातें कांग्रेस को विचार करना पड़ेंगे। जी प्रभु जी, जमीन से जुड़ी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, अब तो नाम लेकर उन्होंने कहा नेताओं का कि ये नेता हारे तो ईवीएम दोषी, जीत गए तो ईवीएम पाक साफ हो गई, अब बोलते नहीं है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो देश में कहा जाता है कि राजीव गांधी इस देश में हम कंप्यूटर क्रांति लाए, और सबने देखा है। लेकिन जो सेम पित्रोदा उसके जनक थे, वो सेम पित्रोदा तो आज भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से क्यों नहीं टेक्नोलॉजी का, अगर ऐसा हो सकता है तो कांग्रेस सीख ले कि ईवीएम हैक हो सकती है क्या, या उनको आगे ला के बता दे कम से कम कि वो बड़े टेक्नोक्रेट है, जो आपने पहले जिक्र किया, तो वो बता दें कम से कम कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए होते हैं।
मनोज जी, मान लें कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें कुछ दम होगी, तो यदि आपके आरोप में दम है तो आप मंच पर आके खुले मन से मैं प्रमाणों के स्वीकार कीजिए कि जब जब आपकी सरकार बनी थी आप ईवीएम हैक करके सरकार बनी, क्योंकि ईवीएम तो जो आज है वो पहले भी थी। बिल्कुल। तो आपने जो सरकारें बनाई वो ईवीएम हैक करके बनाई, और बीजेपी जो बना रही वो ईवीएम हैक करके बना रही है, और ऐसे हैक होती है। ये आप जनता को बताइए, देश को बताइए, चुनाव आयोग को बताइए आके प्रमाण के साथ। तो वो शायद वो कोई करना नहीं चाहता, ना उनके पास कोई प्रमाण होंगे। आप यदि आरोप लगा रहे हैं तो फिर दम तो दिखानी चाहिए ना। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में भी आपको प्रमाणित करना पड़ता है आरोपों को। आयोग भी यही कह रहा है, चुनाव आयोग, कि आप आगे प्रमाणित तो कीजिए। उसने मशीन रख के बैठा रहा, आयोग 2 दिन तक इंतजार करता रहा, कोई पहुंचे ही नहीं कि आइए ये मशीन है, खोल के देख लीजिए, उसको बता दीजिए हमको कैसे हैक होती है। विपक्ष के इन्हीं कारणों के कारण ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ी गई कि भाई पर्ची वोटर को दिख जाए कि मिलान हो जाए कम से कम। हाँ, कौन सा किस पार्टी को वोट दे रहा हूँ, निशान दिख जाए उसको। अब वीवीपैट की गिनती होने का एक परिणाम ये हुआ है कि जो है हमारी जो अंतिम परिणाम है वो देर से आने लगे। आप याद कीजिए, बिल्कुल पहले ऐसा होता था दोपहर तक परिणाम आ जाते थे पूरे देश भर के। अब अंतिम परिणाम आने में समय लगता है, क्योंकि उसका मिलान करना पड़ता है, फिर वो कई तरीके उसके वो हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि उसमें भी आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आपको भरोसा किस चीज़ में है? तो जो मैंने पहले कहा कि आपको यदि भरोसा नहीं है तो महात्मा गांधी जी ने बहुत सही रास्ता दिखाया था इस देश में कि आपको किसी व्यक्ति पर, किसी सरकार पर, किसी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है तो आप जो है उनके मार्ग पर चलिए, बहिष्कार कर दीजिए उसका, आप जो है अनशन कीजिए उसके खिलाफ। बिल्कुल आप चुनाव में भाग ही मत लीजिए कि जब तक वो ना हो जाए। आप पैदल यात्रा खूब निकालिए पूरे देश में, चुनाव में भाग मत लीजिए। जनता को आपकी बात में तर्क संगत लगेगी तो जनता अपने आप बदलाव कर देगी, उस सरकार को ही वोट नहीं देगी, वो नोटा जिता देगी। बिल्कुल। तो जनता जो है वो वहाँ पर आपको बदलाव करके आपको हिमायत में आ और जाएगी। एक और प्रभु जी, जो आरोप लगते हैं ब्यूरोक्रेसी पर कि वो जिता देती, अभी उदाहरण है महाराष्ट्र में नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 206 वोट से जीतते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए तो दाएं हाथ का काम था, अगर जिता सकते तो उनको वैसे ही हरा देते वो तो। जी बिल्कुल वैसे ही स्थिति है मनोज जी। बिल्कुल, आप यदि आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाणित कीजिए, नहीं तो आप स्वीकार कीजिए। 2 ही तरीके हो सकते हैं ना। बिल्कुल। कि मैं स्वीकार करूं कि मैं ये बताऊं कि भाई ये ऐसा, मैं यदि जो है 10 मंजिल सीढ़ियां उतरा तो ऐसे उतरा, बिल्कुल चढ़ा तो ऐसे चढ़ा। आप बताइए कि चढ़ कर दिखाइए आप, नहीं तो आप उसका तिलांजलि दे दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन ये एक अजीब सी सियासत है इस देश की, क्योंकि हम लोग उनको दिखाते हैं, हम उन अनर्गल प्रलापों पे चर्चा करते हैं। हम भी आधा घंटा यहाँ पे खराब कर रहे हैं, आखिर पूरा देश खराब कर रहा है, हम अकेले नहीं, पूरे देश का भ्रम दूर करना चाह रहा है। दर्शक कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उनको तो समझ में आया कि जो अनर्गल प्रलाप जो है इसको हम लोग बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमको खबर जनता देखना चाहती है, उसको रस आता है इस सब चीज़ों में। लेकिन जनता वही निर्णय करती है, वही वोट डालने जाती है जहां उसको सही लगता है। बिल्कुल, वो भ्रमों में नहीं आती है। तो आप कितनी भी यात्रा निकाल लीजिए, आप कितने भी आरोप लगा लीजिए, आज ये पार्टी आरोप लगा रही, कल दूसरी लगाएगी, परसों तीसरी लगाएगी, लेकिन ईवीएम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये व्यवस्था तो अमेरिका में भी अब मुझे लगता है ये लागू होने वाली है, तो अमेरिका ईवीएम की तो जिंदाबाद ही होने वाला है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और जिस तरह से एलन मस्क बढ़ रहे हैं, हो सकता है अगली बार खबर आए कि वो ईवीएम बनाने वाले हैं और उसी से वोटिंग होगी। बहरहाल, लेकिन ये भी एक दिलचस्प बात है ना कि अगर आप जनता की अदालत में जाते हैं तो जनता आपको कहीं मान लेती, कहीं खारिज कर देती है, और देश की सबसे बड़ी अदालत में जाते हैं वहाँ आपको मुँह की खाना पड़ती है, लेकिन नेता हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं। बहरहाल, वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो हार पर रार, और सबसे बड़ी बात है, सवाल वही उठाता है जिस पर जिम्मेदारी होती है कि वो जीत दिलाएगा। लेकिन जब वो जीत नहीं दिला पाता है, वो अपनी गलतियों का मंथन करने की जगह ये साबित करने का प्रयास करता है कि सामने वाली जो पार्टी की जीत है वो तुक्का थी या उसमें जालसाजी थी, धांधली थी। लेकिन वो ये मंथन नहीं करता कि उनसे कहाँ गलतियाँ हुई। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तो कुछ महीने पहले ही हमने देखा लोकसभा चुनाव में जब बम्पर जीत मिलती है और दूसरे दल को करारी हार मिलती है तो कहा जाता है नीतियों की जीत है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हो सकता है कि सरकारें मंथन करें और विपक्ष को भी मंथन करना हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नहीं तो ये एक स्थिति आ जाएगी, राहुल गांधी जिस जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं तो हो सकता है उनको अपने विधायकों की गणना करते रहना पड़े हर वक्त कि कितने जीते हैं या कितने बचे हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।